हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साइंस यानी फिज़िक्स में, भौतिक विज्ञान में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑप्टिक्स से हैं, प्रकाशिकी से हैं। हाई स्कूल की पहली यूनिट है भौतिक विज्ञान की, साइंस की पहली यूनिट। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? उत्तर इसका, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है? क्या प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है? उत्तर है इसका हाँ, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? उत्तर है नहीं, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है? क्या प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है? उत्तर है हाँ, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है? क्या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है? उत्तर है हाँ, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? उत्तर है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सूर्य किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है? सूर्य किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है? उत्तर है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, चंद्रमा किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है? चंद्रमा किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है? उसका उत्तर है अदीप्त प्रकाश स्रोत। जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, वो होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण में से बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? उत्तर पे आते हैं। आभासी और सीधा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु से आकार में कैसा होता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब
वस्तु से आकार में कैसा होता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु से आकार में बराबर होता है या वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस ऊंचाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस ऊंचाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? उत्तर है h/2 ऊंचाई। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से आधी ऊंचाई का प्रतिबिंब की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12। वस्तु दर्पण के सामने x दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा? वस्तु दर्पण के सामने x दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा? उत्तर है प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पीछे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? उत्तर है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 14। यदि वस्तु दर्पण की ओर x चाल से आती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर किस चाल से आएगा? यदि वस्तु दर्पण की ओर x चाल से आती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर किस चाल से आएगा? उत्तर है 2x चाल से। 2x चाल से आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। एक पारभासक माध्यम का नाम बताइए। एक पारभासक माध्यम का नाम बताइए। उत्तर है घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच एक पारभासक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक? उत्तर है धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 17। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक? अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक? उत्तर है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सही सूत्र बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में एक सही सूत्र बताना है आपको। पहला ऑप्शन है F बराबर R/2, दूसरा ऑप्शन है R बराबर F/2, तीसरा ऑप्शन है R बराबर F, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है पहला ऑप्शन F बराबर R/2। यहाँ F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 19। सही सूत्र बताओ। इसके भी 4 ऑप्शन है। 1/f = 1/v + 1/u। सेकंड ऑप्शन है 1/f = 1/r + 1/u। तीसरा ऑप्शन है 1/f = 1/v + 1/r। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, रेखीय आवर्धन का सूत्र बताइए। रेखीय आवर्धन का सूत्र बताइए। उत्तर है m इक्वल टू आई अपॉन ओ, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, जहाँ पर m रेखीय आवर्धन है, I प्रतिबिंब की लंबाई है या प्रतिबिंब की ऊंचाई है, o वस्तु की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 21, अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। उत्तर है नंबर 1, शेविंग मिरर के रूप में। दूसरा है डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, कान और गले में देखने के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। तीसरा है सौर भट्टियों में प्रकाश को इकट्ठा करने में जो मिरर काम में आता है उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। चौथा है मोटर कार, मोटरसाइकिल आदि में परावर्तक दर्पण के रूप में। मोटर कार, मोटरसाइकिल आदि में परावर्तक दर्पण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है नंबर 1, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोटर वाहन आदि में साइड मिरर के रूप में। जो हैंडल के पास पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है उसे कहते हैं साइड मिरर। दूसरा है स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में। स्ट्रीट लाइट यानी गलियों में जो लाइट लगी होती है उसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके लिए यूज़ करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम बताइए। स्नेल का नियम बताइए। उत्तर है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। क्वेश्चन नंबर 24, अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। उत्तर है 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ आई आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है। वन एन टू इक्वल टू v1 अपॉन v2, जहाँ v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। साइन आई में आई आपतन कोण है और साइन आर में आर अपवर्तन कोण है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देख लेते हैं। ए एन जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ ए एयर है और जी गिलास है। गिलास यानी कांच। ए से वायु, जी से गिलास। ए एन जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सेकेंड है ए एन जी इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए। तीसरा है हमारा रिजल्ट
ANX अपॉन ANG इक्वल टू GNX। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पानी में पड़ी पेंसिल टूटी दिखाई देती है क्यों? पानी में पड़ी हुई पेंसिल जब हम ऊपर से देखते हैं तो पानी में पड़ी पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है क्यों, या मुड़ी हुई दिखाई देती है क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं क्यों? क्वेश्चन 26, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं क्यों? उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 होना चाहिए था, 26 ही फिर से हो गया है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूरज क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूरज क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है क्यों? इसका उत्तर भी यही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। वायुयान अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई देता है। वायुयान अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई देता है क्यों? उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुयान अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। वायुयान से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है क्यों? जब हम देखते हैं तालाब को तो तालाब के अंदर की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 है। कांच में पड़ी दरार चमकीली दिखाई देती है क्यों? कांच में पड़ी दरार चमकीली दिखाई देती है क्यों? उत्तर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में दरार आ जाती है तो उसमें वायु आ जाती है जिससे उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे में प्रकाश कई दिशाओं से प्रवेश करता है लेकिन बाहर कुछ ही दिशाओं से आ पाता है जिससे उस हीरा जो है चमकने लगता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। जल में पड़ी बर्फ नली चमकीली दिखाई देती है क्यों? जल में पड़ी बर्फ नली चमकीली दिखाई देती है क्यों? उत्तर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में पड़ी बर्फ नली चमकीली दिखाई देती है क्यों? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन 32 पे आते हैं। पेपर वेट में वायु के बुलबुले चमकीले दिखाई देते हैं क्यों? पेपर वेट में वायु के बुलबुले चमकीले दिखाई देते हैं क्यों? उत्तर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्योंकि पेपर वेट में जो बुलबुले होते हैं उन बुलबुलों के अंदर वायु होती है
जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33, रेगिस्तान में मरीचिका यानी मिराज का कारण क्या है? रेगिस्तान में जो मिराज होता है, मरीचिका होती है, उसका कारण क्या है? उत्तर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसे आगे कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, लेकिन उस जगह पर वो जाता है तो पानी नहीं होता। इसे एक दृष्टिभ्रम कहते हैं, जो मिराज कहलाता है या मरीचिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका यानी लूमिंग का क्या कारण है? ठंडे प्रदेशों में मरीचिका यानी लूमिंग का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका उत्तर है। ठंडे प्रदेशों में समुद्र में आता हुआ जहाज पानी पर ना आता हुआ पानी से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है, इसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और इस घटना को लूमिंग कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? उत्तर है बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, जबकि लाल रंग के लिए न्यूनतम। बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, जबकि लाल रंग के लिए न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? उत्तर है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का अधिकतम होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण क्या होता है? उत्तर है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण कौन सा होगा? जो आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। निम्न में से कौन सही है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कोण आई कोण आर बराबर है पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में कोण आई बराबर नहीं है कोण आर के। तीसरा ऑप्शन है कोण आई बड़ा है कोण आर से। और चौथा ऑप्शन है हमें नहीं पता। उत्तर है ऑप्शन ए, कोण आई और कोण आर बराबर होता है। ये परावर्तन का पहला नियम है, जहां आई आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है। प्रश्न नंबर 39, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं होता है। किन किन कंडीशंस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कांच से जल में, दूसरा है जल से वायु में, तीसरा है जल से कांच में, चौथा है कांच से वायु में। हम जानते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का जाना जरूरी है। तो यहाँ पर कौन सी घटना संभव नहीं है? तो उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जल से कांच में संभव नहीं होगा, क्योंकि जल विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, और उल्टा होना चाहिए था, सघन से विरल में होना चाहिए था। प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और घटनाओं में संभव है, लेकिन जल से कांच में संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है? अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण में संबंध बताना है आपको। उत्तर है अपवर्तनांक n इक्वल टू 1/sin c, 1/sin c। ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। n इक्वल टू 1/sin c। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। प्रिज्म का सूत्र लिखिए या प्रिज्म सूत्र लिखिए। प्रिज्म सूत्र क्या होता है? उत्तर है n इक्वल टू, जहाँ n क्या है? अपवर्तनांक है। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में साइन a अपॉन 2। जब भी मोटा प्रिज्म होगा तो उस मोटे प्रिज्म के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे अपवर्तनांक का, और अगर प्रिज्म पतला होता है तो उसके लिए डेल्टा m इक्वल टू n-1 इंटू ए सूत्र लगाएंगे। पहला जो n का सूत्र है वो मोटे प्रिज्म के लिए है, और दूसरा जो डेल्टा m वाला सूत्र है वो पतले प्रिज्म के लिए है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम क्या होता है? वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम क्या होता है? जब प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और उसमें पर्दे पर जो रंग प्राप्त होते हैं, एक पट्टी प्राप्त होती है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो स्पेक्ट्रम उसको हिंदी में वर्णक्रम कहते हैं। और ये वर्णक्रम को हम एक शब्द विबग्योर से बैजनी हापी नाला से याद कर सकते हैं, जिसमें VIBGYOR क्या होते हैं? V इक्वल टू होता है वायलेट यानी बैंगनी रंग, I मतलब इंडिगो यानी जामनी या आसमानी रंग, B होता है ब्लू या नीला रंग, चौथा होता है ग्रीन यानी हरा रंग, पांचवा होता है येलो यानी पीला रंग, इसके बाद O ऑरेंज यानी नारंगी रंग, इसके बाद R इक्वल टू रेड यानी लाल रंग। अच्छा, ये जो क्रम होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। पर्दे पर जो रंग होता है लाल सबसे ऊपर होता है और बैंगनी सबसे नीचे होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हो जाता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए लाल सबसे ऊपर होता है। तो पर्दे पर जो क्रम होगा वो नीचे से ऊपर की ओर, यानी रेड से वायलेट कलर की ओर होता है, लाल से बैंगनी की ओर होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वर्ण क्रम में, रंगों के क्रम में नीचे से तीसरा कौन सा होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? किस रंग का विचलन सबसे अधिक? विचलन कहते हैं मुड़ने को, जब प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाता है उसे विचलन कहते हैं। तो उत्तर है बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा और किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा और किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? उत्तर है लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा
और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण बताइए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण बताइए। उत्तर है इंद्रधनुष। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की जो प्राकृतिक घटना होती है उसमें सबसे आसमान में जो हमें दिखाई देता है एक पट्टी, रंगीन पट्टी दिखाई देती है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? उत्तर है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 47 की जगह 48 हो गया ये। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों होता है? उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीला रंग आसमान में फैल जाता है, बैंगनी रंग आसमान में फैल जाता है और बाकी रंग नहीं फैलता, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। धरती पर आकाश नीला दिखाई देता है जबकि चंद्रमा पर काला, ऐसा क्यों होता है? उत्तर है वायुमंडल के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल होता है जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल होने से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिससे आसमान चंद्रमा से काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है क्यों? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है क्यों? उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, खतरे का निशान लाल क्यों होता है? खतरे का निशान लाल क्यों होता है? उत्तर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह दूर से दिखाई देता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह दूर से दिखाई देता है, इसलिए खतरे का निशान को लाल बनाते हैं ताकि दूर से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तर है उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। जितने भी उत्तल लेंस होते हैं वो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। अवतल लेंस कैसा होता है? अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस कैसा होता है? उत्तर पे आते हैं। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अतः अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट के ब्रेक बाद फिर स्टार्ट करेंगे अगले 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, बीच में 2 नंबर आगे पीछे हो गए थे।